अशोक, वहां पर क्या हाल है? वहां पर मतदान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? वहां पर इस वक्त कितनी वोटरों की संख्या और क्या दिख रही है? देखिए, सुबह से तो काफ़ी लाइनें लगी हुई थी। आप मेरठ में किसी भी इलाके में जाएं तो सुबह से लोग अपने घरों से निकल के भारी मतदान कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अभी दोपहर का समय हो रहा है तो कम लोग निकल रहे हैं। हालांकि कई जगह पर अभी भी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन 4 बजे के बाद और ज़्यादा फिर संख्या में वोटर निकलेंगे। और मेरठ में अभी तक जिस ढंग से रुझान ये वोट प्रतिशत सामने आया, 11 बजे तक 25% के करीब पोलिंग हुई है, जो कि काफी ठीक मानी जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे निकलेगा और शाम को इसका एवरेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। पिछली बार भी अच्छा खासा हुआ था, तो लोग घरों से सुबह तो काफी तादाद में निकले थे, लेकिन अभी थोड़ा कामकाज का समय है, लंच का समय है, जुमे की नमाज, जैसे संजय भी बता रहे थे, तो लोग अभी व्यस्त हैं किसी न किसी वजह से। और 4 बजे के बाद से फिर लोग निकलना शुरू होंगे। लंबी लंबी लाइनें सुबह दिखाई दी थी और शाम को भी दिखाई देने लगेंगी। लेकिन इस बार अगर बात की जाए मेरठ की, वैसे भी मेरठ का जो पैटर्न है, यहाँ का जो समीकरण है, जाति समीकरण, उसमें मुस्लिम और दलित ज्यादा डोमिनेट करते हैं। 6 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं और 3.5 लाख के करीब दलित वोटर हैं। तो ये दोनों जो वोटर हैं, मुस्लिम और दलित, ये ज्यादा डिसाइड करते हैं। जिधर ज्यादा पड़ता है उधर उस कैंडिडेट को बढ़त मिलती है। तो पिछली बार 3 बार से 2009, 14 और 19 में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल लगातार जीतते रहे हैं और पिछली बार मार्जिन उनका कम रह गया था। इसीलिए बीजेपी ने रामायण सीरियल के राम को यहाँ पर उतारा है। अरुण गोविल को देखना होगा कि क्या इन समीकरणों को वो पाठ पाते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी। ठीक है, ऋत्विक भालकर भी मेरे सहयोगी सीधे अमरावती से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋत्विक, अमरावती की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि वहां पर खुद अब बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। वहां से मेरे सहयोगी ऋत्विक, ये दिखाइए कि इस समय मौजूदा स्थिति क्या है, वहां पर किस तरीके से वोटिंग हो रही है? नवनीत राणा वहां पर प्रबल दावेदार के तौर पर देखी जा रही है। जी बिल्कुल, नवनीत राणा जो कि निर्दलीय 2019 को चुन के आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी की उम्मीदवार बनकर वो मैदान में उतरी है। पहली बार बीजेपी का कमल यहाँ पर खिलेगा कि नहीं, ये तय होना है। उनके खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस से तो बलवंत वानखेड़े मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सहयोगी दलों के बच्चू कडू ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ से उतारा है। यहाँ पर दिलचस्प लड़ाई है। प्रकाश अंबेडकर के छोटे भाई आनंद राज अंबेडकर भी मैदान में है। तो एक तरह से चौतरफा लड़ाई है। यहाँ पर देखना होगा कि इस संघर्ष को किस तरह से इस सामने जाती है नवनीत राणा। साथ ही साथ अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गर्मी थी, तापमान बढ़ा हुआ था, लेकिन कल से थोड़ी सी बारिश यहाँ पर हो रही है, जिसको लेकर तापमान में कहीं ना कहीं कमी अब महसूस हो रही है और उसके चलते परिणाम वोटिंग परसेंटेज में भी दिख रहा है। लगभग 18 से 19% वोटिंग जो है वो अब तक 11 बजे तक दिखाया गया है। और अमरावती सिटी में भी लगभग 8 ऐसी सीटें हैं जहां दूसरी चरण में वोटिंग हो रहा है, जो पश्चिम विदर्भ में आती है, मराठवाड़ा में आती है। लगभग 20% के करीब वोटिंग यहां पर दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा आंकड़ा फिलहाल माना जा रहा है। अब दोपहर के सत्र में देखना होगा कि क्या लोग बाहर निकलते हैं और फिर शाम को जब वोटिंग बढ़ेगी तब भी इसका अपडेट हम आप तक उम्मीद की जा सकती है कि 4 बजे के बाद से ये वोटिंग और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि तब गर्मी और तापमान थोड़ा सा कम हो जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस में लगातार बनी हुई है। जाहिर तौर पर अब दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है, 5 और चरण बाकी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, सुनिए। हमें लगता है राजस्थान में भी 2 डिजिट में जीतेगी कांग्रेस। हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, मेरा मन। वैभव गहलोत तो मैंने आशीर्वाद भी दिया है, शुभकामनाएं दी है, वोट देने आए हैं। मुझे अच्छा लगा कि वैभव गहलोत चुनाव छोड़ के वहां से ये आए हैं और हमारे कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचाला जी के पक्ष में वोट दिया है। और अभी जो हालात है उसमें मैं अपील करूंगा, वोट जो है कांग्रेस को, गठबंधन के उम्मीदवार को दें, क्योंकि अभी चुनाव जो है उम्मीदवार का नहीं है, साथ में चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। संविधान बचा रहे उसका चुनाव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वही भावना लोगों में रहेगी और भारी बहुमत हम जीत के आएंगे। इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा, माने एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है।
ये झालावाड़ बारा के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। स्थानीय फैक्टर है। देखिए, उन्होंने नेगेटिव चलाने का प्रयास किया इस फैक्टर कि चुनाव देश के चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव हैं और वो जानते थे कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के सामने किसी नेता की लोकप्रियता नहीं है, इसलिए वो ऐसे मुद्दों को लोगों को बताने की कोशिश करी जिन मुद्दों का इस चुनाव से कोई संबंध नहीं है। वो अपने मुद्दे रखे, लेकिन वो उन मुद्दों को, पंचायत के मुद्दे, नगर पालिकाओं के मुद्दों को, उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चुनाव तो देश में नरेंद्र मोदी बना के उस चुनाव पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चुनाव पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैंने पहले भी कहा है हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, एक बार फिर कहूंगा कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। राजस्थान में 2 बार 25 में से 25 सीटें जो हैं आपको मिली हैं, इस बार कितनी सीटों भी मिलने वाली हैं? एक भी सीट कहीं कोई कम नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, राजस्थान की 25 सीट पर खिलेगा और देश में अब की बार 400 के पार होगा। चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। धन्यवाद। चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। जो योजनाएं मैं सीधे लागू करने की कोशिश करता हूं, उसे भी टीएमसी सरकार रोक देती है। इन्होंने बंगाल के लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज देने वाली हमारी आयुष्मान योजना को रोक रखा है। अभी भाजपा ने हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है, लेकिन बंगाल के बुजुर्गों को इस योजना का लाभ भी ये टीएमसी वाले नहीं लेने देंगे। टीएमसी सरकार उसको लागू नहीं होने देगी।